In Glasgow, I made a speech. I enumerated three things: energy security, second, economic sustainability and growth and prosperity, third, climate change attendance. दोस्तों, जस्तुजू टीवी की वीडियोस में खुश आमदीद। नाजरीन, अगर आप गूगल मैप्स पर सऊदी अरब को देखें तो आपको एक अजीब बात नजर आएगी। सब्ज रंग के दायरों का एक तवील सिलसिला जो कि काबिल काश्त जमीन को जाहिर करता है। सऊदी अरब और काबिल काश्त जमीन। आज तक तो हमने यही सुना था कि सऊदी अरब का कम से कम 95% हिस्सा खुश्क सहराओं पर मुश्तमिल है, जहां हद निगाह तक मट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हमने तो सुना था कि सऊदी अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोई दरिया नहीं बहता। हमने तो सुना था कि यहां सालाना 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो फिर ये काबिल काश्त जमीन किधर से आई? क्या गूगल मैप्स में कुछ गड़बड़ है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब वाले किन देसी तरीकों को इस्तेमाल करके ये ड्रामाई तब्दीलियां ला रहे हैं। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1960 में सऊदी अरब पर काबिल काश्त जमीन का रकबा सिर्फ 400 स्क्वायर किलोमीटर था। आज ये हिस्सा 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच चुका है। खेत खलियान का ये सिलसिला जहां ज़राअत फल फूल रही है, किस्म किस्म के फल और सब्जियां पैदा हो रहे हैं, आखिर कैसे वजूद में आया? इसको समझने के लिए वक्त का पहिया उलटकर तकरीबन 10,000 साल पीछे जाना होगा। तो नाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि तपते हुए सहराओं वाला सऊदी अरब हमेशा से ऐसा नहीं था। तहकीक के मुताबिक 10,000 साल पहले इसी सरजमीन ने बारिशों का एक तवील सिलसिला भी देखा था। नतीजे में बेशुमार झील और दरिया वजूद में आ गए थे और बड़ी तादाद में इंसान यहां आकर आबाद हुए थे। लेकिन फिर खुश्क साली का दौर भी आया। इस बड़ी माहौलियाती तब्दीली के बावजूद लोगों की अक्सरियत ने हिजरत न की, बल्कि अपने लाइफस्टाइल को सहरा के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। इसकी एक वजह यह भी थी कि सहराओं के बीचों बीच कई नखलिस्तान भी मौजूद थे। लोग इनके इर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके शहर बसा देते, कुएं खोदकर ज़राअत का निजाम बना लेते। अब दिलचस्प बात यह है कि ऊपर से खुश्क नजर आने वाली अरब की सरजमीन के नीचे आज भी पानी के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं और कई अशरों से ये लोग इनको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। नाजरीन, पानी के इन ज़खायर को अंग्रेजी में एक्विफर्स कहा जाता है। इस ज़ेर ज़मीन पानी का ज्यादातर हिस्सा ज़राअत में इस्तेमाल हो रहा है। अब जबकि इतने बड़े पैमाने पर आबपाशी हो रही है, तो क्या एक्विफर्स का पानी कम नहीं पड़ सकता? तो जनाब, पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए सऊदी अरब ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इसको सेंटर पिवट इरिगेशन कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कि इस दिलचस्प टेक्नोलॉजी की तह में क्या राज काम कर रहे होते हैं। मशीनरी का सबसे अहम पुर्जा इसका एक पाइप होता है जिसको छिड़काव करने वाले टॉवर सपोर्ट कर रहे होते हैं। पाइप के अंदर वो नोजल्स मौजूद होते हैं जिनसे पानी निकलता है। जैसे जैसे पाइप घूमता है, पानी बाहर आके खेतों को सैराब करता रहता है। 1948 में एक अमरीकी किसान ने खेतों पर पानी के छिड़काव का एक नया तरीका इजाद किया, जिसका नाम उसने सेंटर पिवट रखा। ये एक मैकेनिकल तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप एक नुक्ते या पिवट पॉइंट रखकर इसके इर्द गिर्द दायरे की शक्ल में पानी की फुवार करते हैं और यूं वो गोल खेत वजूद में आ जाते हैं जो कि आपको गूगल मैप्स पर नजर आते थे। मुख्तलिफ तरीक़ेकार और मशीनरी इस्तेमाल करके सेंटर पिवट इरिगेशन से 130 से लेकर 155 एकड़ तक के रकबे पर आबपाशी की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी जहां लेबर का खर्चा बचाती है, वहां बड़े पैमाने पर हमवार तरीके से आबपाशी करने में भी मदद करती है। किसान कीड़े मार दवाइयां भी मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदाजों के मुताबिक पानी के इस्तेमाल में भी रिवायती तरीकों के मुकाबले में 80% बेहतरी देखने में आती है। ये तरीका हर तरह की फसल के लिए काबिल इस्तेमाल है। तो दोस्तों, सऊदी अरब के ताउन और सरमायाकारी की बदौलत आज अरब के 2/3 खेतों में यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी मसले का हल है? जी हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ मसाइल को कुछ वक्त के लिए टाल देती है। सेंटर पिवट इरिगेशन की वजह से मुल्की पैमाने पर सऊदी अरब में पानी की फराहमी का मसला जन्म ले रहा है। जिस वक्त ये तरीका शुरू किया गया, तब सहराओं के नीचे 120 क्यूबिक माइल पानी मौजूद था। आज सिर्फ 5 क्यूबिक मील रह गया है। इस्तेमाल होने वाले पानी की जगह लेने के लिए बारिशों का पानी मौजूद ही नहीं, क्योंकि बारिशें तो हुई ही नहीं।
ماہرین کے مطابق سعودی عرب زیر زمین پانی کے ذخائر کے 80% حصے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ جہاں بہت سارے صحرا نخلستان بن گئے ہیں، وہیں بہت سارے زرخیز زمینیں بھی دوبارہ صحرا بن گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال البائدہ نامی قصبہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ کے جنوب میں 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں رہنے والے بدو قبائل کو قانوناً ایک ہی علاقے میں مسلسل پڑاؤ کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ ان کے جانور مسلسل وہیں سے خوراک کھاتے رہے اور انسانوں نے درختوں کی لکڑیاں بیچ کر گزر اوقات کی۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے زرخیز زمین صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ موسمی بارشوں کا مٹی تلے جذب ہونے کی بجائے بہہ کر سمندر میں پہنچتا رہا۔ آخر مجبوراً حکومت کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کچھ ماحولیاتی سائنس کے ماہرین کو بلانا پڑا۔ ان ماہرین نے کئی سال وہاں قیام کیا اور پانی کو محفوظ رکھنے کے بہت سے قدیم طریقے اپنائے اور خشک سالی کو برداشت کرنے والے جاندار درخت اگانے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ بہت سے درخت اپنی طبعی عمر کو نہ پہنچ سکے، مگر اتنے بچ گئے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا عمل شروع ہو سکے۔ آخر ان ماہرین کی کوششیں رنگ لائیں اور اسی البائدہ میں چرند پرند دوبارہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ درمیان میں کچھ عرصہ فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے پروجیکٹ کو روکنا بھی پڑا، مگر اسی دوران بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس سے کمی پوری ہو گئی۔ اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی البائدہ کی طرح پورا عرب سرسبز ہو جائے گا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی جستجو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔